वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूपी पीसीएस इस बार आपको पता है मार्च से पोस्टपोन्ड हो गया है और इस बार यूपी पीसीएस में जितनी पोस्ट आई है माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर से आपको देखने को ना मिले। सो यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र यानी आपके जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो हम इन वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। सो स्टे अलॉन्ग विथ मी। अभी हम लोग एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज़ स्टार्ट करेंगे एंड बहुत ही छोटे छोटे से वीडियोस होंगे ताकि हर टॉपिक आपका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से स्टार्ट हो जाए। इसके बाद आपको कोई भी पीवाईक्यू कुछ भी कोई भी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरीके से इस पर रिलाई कर सकते हैं। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है। तो एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिया दैट इज़ ओजोन लेयर। सो साइड में ही आपको ईयर देखने को मिल जाएगा कि कौन से ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि ईयर के अलावा कौन से स्टेट पीसीएस या कौन से या यूपीएससी के कौन से ईयर में ये एग्जाम पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस पूछे गए। सो ओजोन लेयर का स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर सबसे पहले इसमें था प्लेस वेयर ओजोन लेयर प्राइमरीली फाउंड, यानी अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में आपकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसमें कौन सी लेयर में ओजोन लेयर आपकी प्राइमरीली मिलती है तो दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। हमने सुना होगा ना ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, तो 90% उसमें होती है, बट ट्रोपोस्फेयर में भी आपकी ओजोन लेयर मिलती है एंड वो 10% होती है। तो ओजोन आपका 10% ट्रोपोस्फेयर एंड आपका 90% स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन आपको कहाँ मिलेगी। ओजोन जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था तो सेम चीज़ आप देख सकते हैं। देन कमिंग ओजोन लेयर अबव अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो 20 किलोमीटर्स, यहाँ पर आप रेंज देख सकते हैं 15 से 30 आपको दिया हुआ है। तो इसके मिड में आपको कोई भी टर्म मिल रहा है तो आप एवरेज लेके उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2012 में आपका पूछा गया था। देन वापस देखते हैं लोवेस्ट जो लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की वो आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है, यानी नीचे आपका ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है, देन आपका मीजोस्फेयर आता है। इस तरीके से आपकी लेयर बढ़ती जाती है। फिर आपका थर्मोस्फेयर आता है एंड उसके ऊपर आपको एक्सोस्फेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। सबसे लोवेस्ट आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है, ये डीपेस्ट होती है ट्रॉपिक्स में आपकी, यानी जो आपका ट्रॉपिकल एरिया होता है ये आपका 0 डिग्री आपका अर्थ का जो सेंटर होता है इक्वेटर। देन 23.5 ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे 23.5 आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखने को मिल जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा डीप होती है, यानी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा मोटी आपको लेयर देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर ये 18 से 20 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, यानी इतना इसका थिकनेस होता है। एंड पोल्स के पास में बहुत ही पतली हो चुकी होती है, तो ये आपको थोड़ा सा जान के रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देन नेक्स्ट एक तो नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन आया था दैट इज़ रिगार्डिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। आपने सुना होगा जिसको CFCs कहा जाता है। तो इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरो होता है यानी क्लोरीन होता है, कार्बन होता है और फ्लोरो होता है यानी फ्लोरीन होता है। इसको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जाता है, यानी ठंडी रखने के लिए चीज़ें इसको यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है, आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर थी जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसको रिड्यूस करता है, यानी उसके कंसनट्रेशन को कम करता है। ओजोन लेयर क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल UV रेज से, जो अभी हम देखेंगे, और उसको रिड्यूस करने में ये बेसिकली क्या करता है, काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा, इनएक्टिव होता है लोअर एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में काम नहीं करता है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काम करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में ये चारों स्टेटमेंट दिए हुए थे, आपको पता होना चाहिए, चारों स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं ओजोन होल में। 2014 का क्वेश्चन था कि जो ओजोन होल होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर वापस आते हैं 2013 में। रेडिएशन जो है वो बेसिकली आपका कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन एब्जॉर्ब करता है, यानी अगर आपके सन से हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको एब्जॉर्ब आपका ओजोन करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये हमारे बायोस्फीयर को, बायोस्फीयर क्या होता है, आपके अर्थ का वो कंपोनेंट जहाँ पर लिविंग बीइंग होते हैं, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी है, ठीक है। बायो जो कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट, उसको बचाता है ये। फिर आते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, UV रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉज रिएक्शन विद O2 फॉर्मिंग ओजोन। यहाँ पर UV रेडिएशन एक और काम करती है, क्या काम करती है, ये ज़रूरी भी होती है। यही अल्ट्रावायलेट रेज आपके ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करती है एंड कंबाइन करके आपकी ओजोन लेयर को क्या करती है, फॉर्म भी करती है, ठीक। तो और उसके बाद ओजोन बनाने के बाद ये इसी से हमको प्रोटेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। देन ओजोन लेयर की बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है सेफ्टी टू लाइफ ऑन अर्थ, ऑलरेडी हम देख चुके हैं अभी बायोस्फीयर वाला पार्ट, ठीक है। UV रेज से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहते हैं, एक बार सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंड देन ईजिली आपके आराम से आंसर्स इसमें हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं UV रेज का। फिर आपका आया था 2014 में, UV रेज में क्या था, जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करता है, यानी हमें पता है हमारे हम जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो DNA से फॉर्म होते हैं। हमारी जो बॉडी है, सबसे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है DNA है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेसिस
आपको मिल जाएंगे, मतलब ऐसे समझिए कि A B इस तरीके से चीज़ें लिखी रहती हैं। तो इसमें ये चेंज होगा, और मान लीजिए ये आपकी आँख की कलर को बता रहा था कि आपकी आँख की कलर ब्लैक होना चाहिए, और ये चेंज हो गया तो आपकी आँख की कलर ब्लैक ना होकर ब्राउन हो जाएगा। इसको जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। और ये बहुत सारे केसेस में बहुत ज़्यादा बेसिक, जैसे आपने हल्क देखा होगा, वो भी एक तरीके का म्यूटेशन का केस है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है, कई केसेस में बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करता है, जैसे स्किन कैंसर भी कॉज कर देते हैं। अब इसमें 3 तरीके के आपको यूवी रेज देखने को मिल जाएंगी, UVA, B और C। UVC की बात करते हैं, ये डेंजरस होती है बट डू नॉट रीच अर्थ, ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होती है बट ये अर्थ तक नहीं आ पाती हैं। फिर आते हैं, एक और क्वेश्चन था इसमें, ओजोन लेयर की बात करते हैं। तो ओजोन लेयर का प्रिजर्वेशन, क्योंकि ये हमें हार्मफुल यूवी रे से प्रोटेक्ट करती हैं, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए डे मनाया जाता है जो 16 सितंबर को होता है। 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको स्पेसिफाई किया था, ठीक। और किसके अंडर में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका आया था 16 सितंबर 1987, उसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर में इसको मनाया जाने लग गया, ठीक है। अभी आगे आप देखेंगे, हम लोग हर एक प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे आपका 16 सितंबर को होता है, याद रखिएगा। थीम क्या थी 2023 की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, यानी हमें ओजोन लेयर को फिक्स करना है, क्लाइमेट चेंज को कम करना है। देन 2024 में ओजोन फॉर लाइफ। सो ये आपके दोनों थीम हैं जिसको आप याद रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिर बात करते हैं जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, इसके बारे में था। ये क्या करते हैं, ओजोन होल कॉज करते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। या फिर इसको कह सकते हैं कि ये डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, यानी जो ओजोन लेयर है आपकी मोटी थी उसको पतला कर देंगे, तो डिप्लीट कर देते हैं, ठीक है। पॉलिटेंट कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज टू ओजोन लेयर, ये आपके वो पॉलिटेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज कॉज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे जो आपका 2002 में था। ये क्या था कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन सब्सटेंसेज, यानी कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है, और भी होते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो आपके ये ऑप्शंस में थे, ध्यान रखिएगा। CFC12 जो आपका रेफ्रिजरेटर में होता है, देन हेलोन 1211, 1301 जो आपका फायर फाइटिंग में यूज़ होता है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन। सो दीज आर केमिकल्स जो क्या करेंगे, ओजोन सब्सटेंसेस को आपके डिप्लीट करते हैं। वापस आते हैं 2008 में, इसमें आया था आपका क्वेश्चन कि ऐसी कौन कौन सी गैसेज होती हैं जो आपके ओजोन के डिप्लीशन को कॉज करती हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। मैक्सिमम हमने देखा था स्ट्रेटोस्फेयर में, कितना पीछे 90%, यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर यानी 10% जो आपकी ओजोन है उसको कौन डिप्लीट करेगा, तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFC एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ऐसी गैसेज हैं जो पर्टिकुलर ट्रोपोस्फेयर में इसको डिप्लीट करती हैं। फिर आते हैं ओजोन होल, आपको मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंटार्क्टिका वाले रीजन में, यानी जो आपका एंटार्क्टिका का रीजन है साउथ पोल में, वहाँ पर ओजोन होल सबसे ज़्यादा है। अब होल का मतलब क्या होता है कि छेद हो गया है, नहीं, इसका मतलब है कि इतनी मोटी अगर लेयर है तो वो लेयर पतली हो गई है, तो बहुत ज़्यादा जो पतली हुई है वो कहाँ पर है, एंटार्क्टिका में। देन आते हैं 2016 में, मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ये प्रोटोकॉल है जो आपका वियना कन्वेंशन में लाया गया था। इसका मेन काम क्या था, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। सो अगर मॉन्ट्रियल कहीं पर भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपका CFC से रिलेटेड है। 1 जनवरी 1989 को उसको लाया गया था, और मेन काम क्या था, ओजोन को डिप्लीट करने वाले जितने भी सब्सटेंसेज हैं उनको फेज आउट कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं 2016 में, जो आपका यूपी पहले मेंस आपको पता है ऑब्जेक्टिव होता था, तो उसका क्वेश्चन है ये। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या दिया हुआ था, लेवल ऑफ ओजोन नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी जो आपकी यहाँ पर ओजोन का लेवल है वो नेचुरली कौन रेगुलेट करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका रेगुलेट करता है। देन थिकनेस की बात करते हैं, हाईएस्ट आपको स्प्रिंग में देखने को मिलती है। थिकनेस अभी मैंने बताया आपको कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो बेसिकली थिकनेस के अकॉर्डिंग होती है कि कितनी इसकी यूनिट है, ठीक है। और जो थिकनेस होती है उसको मेजर करने के लिए, जैसे लेंथ होती है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, वैसे इसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है डॉप्सन यूनिट। एंड अगर आप देखेंगे तो ये थिकनेस स्प्रिंग में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे लोएस्ट आपकी रेन में होती है, यानी रेनी सीजन में इसकी थिकनेस सबसे कम हो जाती है। एक डॉप्सन यूनिट की बात करते हैं तो 0.011 मिलीमीटर होती है। और थिकनेस ऑफ प्योर ओजोन की बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो आपकी 1 डॉप्सन यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। अब ये सेल्सियस और पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही लिया जाता है। फिर आते हैं 2012 में आपका पूछा गया था CFCs के रिगार्डिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं सेम एक ही चीज़ पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे ही आपके कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको बस रिवीजन करना है, नथिंग एल्स, है ना। आपका प्रीलिम्स ऐसे निकल जाएगा। CFCs यूज्ड इन एरोसोल स्प्रेज। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं कैंस, तो जो एरोसोल के आपके बेसिकली कैंस होते हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं प्रेशराइजिंग एजेंट की तरह। फिर प्लास्टिक के फॉर्म में ब्लोइंग एजेंट्स की तरह, पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट की तरह, सॉल्वेंट वो जिसमें चीज़ें घुल जाती हैं।
रेफ्रिजरेंट्स की तरह। फिर ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन की बात करते हैं, कैन डिजोल्व ग्रीस, ये ग्रीस को भी डिजोल्व कर सकता है। एंड इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जिसमें ग्रीस लगाया जाता है, उसको क्लीन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं आपके किस पे, ओजोन होल के बारे में, जो एंटार्क्टिक के ऊपर है। अभी हमने देखा सबसे मैक्सिमम डिप्लीशन वहाँ पर था, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स प्लस इनफ्लो ऑफ सीएफसी, यानी जो आपके एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर ओजोन होल बन रहा है, इतनी थिनिंग हो रही है, उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले कि यहाँ पर पोलर फ्रंट है ना। फ्रंट क्या होता है, दो तरीके के एयर मास होते हैं, ठीक है। एयर होता है, एयर का समझ लो एक तरीके से पूरा ग्रुप है, तो वैसे एयर मास होते हैं। तो एक होता है कोल्ड वाला, एक होता है वार्म वाला। ये पूरा के पूरे दोनों जहाँ पर आके मिलते हैं उस एरिया को फ्रंट कहते हैं। तो पोलर जो फ्रंट होता है पोलर एरियाज़ में, उसका होना स्ट्रेटोस्फेयर में जो क्लाउड्स होते हैं उनकी वजह से, और सीएफसी के आने की वजह से, ये तीन मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से अंटार्कटिक का जो ओजोन है होल वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। अब ये हमने क्वेश्चन क्यों लिए हैं, अब आप देखिएगा, मैं आपको बाद में ऐड कर दूंगी कि जैसे आप देख सकते हैं उत्तराखंड पीएससी का है कि अलग अलग हम लोग इसलिए ले रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपके पहले जो किसी और एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो यूपी बहुत बार रिपीट कर लेता है, इसीलिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक। देन आते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड पोरल स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ में रिएक्ट करता है, जो क्लोरीन बनाता है, और वो आपका ओजोन का फोटोकेमिकल डिस्ट्रक्शन करता है। यानी ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको बोलते हैं, वो आपके क्लाउड के साथ में मिलता है। क्लाउड के साथ में मिलके आपका CFC रिएक्ट करता है, वो आपका बनाएगा क्लोरीन, एंड यही क्लोरीन आपके ओजोन को डिप्लीट करेगा, यानी ये क्लोरीन आपके ओजोन को तोड़ देता है, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं गैस फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस आपकी भरी जाती है, मैफ्रॉन कहते हैं, या इसको हेलोनिक हाइड्रोकार्बन भी, यानी जिसमें आपके हेलो यानी क्लोरीन फ्लोरीन ये होते हैं, उनको कहा जाता है। फिर अमोनिया की बात करते हैं, ये बड़े बड़े प्लांट्स में कूलेंट की तरह यूज़ होता है। तो अगर फ्रिज वगैरह की बात करें वहाँ मैफ्रॉन होती है, और अगर कहीं बाहर किसी बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अमोनिया को यूज़ किया जाता है। फिर वापस आते हैं 2013 पीसीएस मेंस में था, जो ब्रिटिश टीम थी उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था ओजोन होल को, कहाँ पर, अंटार्कटिका में, 1985 में। उस टाइम पे उन्होंने क्या यूज़ किया था, एक पर्टिकुलर मीटर यूज़ किया था, एक इक्विपमेंट यूज़ किया था जिसका नाम है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये उन्होंने यूज़ किया था। फिर आते हैं ग्वेकमैन मूरे, इन्होंने क्या किया था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में बेसिकली थे 2005 में, इन्होंने ओजोन होल डिस्कवर किया था आपके टिबेटन प्लेटो के ऊपर। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता रहना चाहिए, ब्रिटिश टीम ने अंटार्कटिक पे और ग्वेकमैन मूरे ने आपके टिबेटन प्लेटो पे। फिर यूके पीसेस की बात करते हैं, यहाँ पर ओजोन क्या बताया गया था, मैच द फॉलोइंग में था। ओजोन CFC से कॉज होता है, एसिड रेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जैसे SO2 एंड NO2, ठीक है। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड बना देता है। फिर आते हैं रॉकेट फ्यूल पे। रॉकेट फ्यूल में रिफाइंड कैरोसिन, वही कैरोसिन होता है जो आपको पता है मिट्टी का तेल, बट थोड़ा सा रिफाइंड होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉज है आफ्टर वाटर वेपर, यानी ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वाटर वेपर है, एंड उसके बाद कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये आपका ओजोन लेयर के बारे में था। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें एनवायरमेंट का दूसरा टॉपिक लाएंगे, एंड बहुत ही जल्दी हम आपके सारे के सारे PYQs को कवर कर लेंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू एवरीवन।